अध्याय 8 पहनावे का सामाजिक इतिहास। इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनका भी एक इतिहास है। विभिन्न वर्गों व तबकों के लोग, मर्द औरत बच्चे क्या पहने, इसको लेकर हर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और कहीं कहीं तो उनका सख्ती से पालन भी किया जाता है। इन कायदों से दुनिया में लोगों की पहचान बनती है। इन्हीं के जरिए वे खुद को परिभाषित करते हैं। इन्हीं से सौम्यता और सुंदरता की, शर्म व मर्यादा की हमारी कसौटियां बनती हैं। वक्त बदलता है तो बदलते हैं ये विचार, और कपड़ों में आए परिवर्तनों में इन विचारों की झलक आसानी से देखी जा सकती है। आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाटकीय बदलाव का इतिहास भी है। इस अध्याय में हम आधुनिक काल यानी 19वीं व 20वीं सदी में हुए बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों सदियां अहम क्यों हैं? 18वीं सदी में जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज्यादातर लोग क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे और उनके कपड़ों का रंग रूप उनके इलाके में उपलब्ध कपड़े की किस्म और कीमत से भी तय होता था। पहनावे की शैलियां भी स्थानीय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थी। इससे फर्क पड़ता था कि आप किस वर्ग के हैं, आप मर्द हैं या औरत। 18वीं सदी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बना लिए गए। जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और सामाजिक औद्योगिक होने लगे। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लोगों की वेशभूषा व उनके मायने पूरी तरह बदल गए। अब लोग दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्री व शैली को अपना सकते थे और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे। आपने अध्याय 1 में देखा कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह सामाजिक व राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया। क्रांति की आंधी में उस समय की परिधान संहिता, जो सम्चुअरी लॉ कहलाती थी, भी उड़ गई। आखिर ये कानून थे क्या? सम्चुअरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच। मध्यकालीन यूरोप में समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे और कानून में अक्सर बारीक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था। करीब 1294 से फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे सम्चुअरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का मकसद था समाज के निचले तबकों के व्यवहार का नियंत्रण। उन्हें खास खास कपड़े पहनने, खास व्यंजन खाने और खास तरह के पेय, मुख्यतः शराब पीने और खास इलाकों में शिकार खेलने की मनाही थी। इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीद सकता है, ये सिर्फ उसकी आमदनी पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके सामाजिक ओहदे से भी तय होता था। परिधान सामग्री भी कानून सम्मत होनी थी। सिर्फ शाही खानदान ही बेशकीमती कपड़े पहन सकता था। एरमाइन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक सिर्फ राजा रजवाड़े ही पहन सकते थे। कुलीनों से जुड़े कपड़ों के जन साधारण द्वारा इस्तेमाल पर पाबंदी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने इस भेदभाव का अंत कर दिया। जैसा कि आप पहले अध्याय को पढ़कर जान चुके हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने खुद को सौ कुलात इसलिए कहना शुरू किया कि वे कुलीन वर्ग के फैशनदार घुटन्ना पहनने वाले लोगों से खुद को अलग दिखा सके। सौ कुलात का शाब्दिक मतलब ही था बिना घुटन्ने वाले। इसके बाद मर्द औरत दोनों ही ढीले ढाले और आरामदेह कपड़े पहनने लगे। फ्रांसीसी तिरंगे के 3 रंग नीला, सफेद और लाल लोकप्रिय हो गए और इन्हें पहनना देशभक्त नागरिक की निशानी बन गया। पोशाक के रूप में दूसरे राजनीतिक प्रतीक भी पहने जाने लगे। स्वतंत्रता की निशानी लाल टोपी, लंबी पतलून और तिरछी टोपियां, जिन्हें कॉकेट कहा जाता था, पहनावे की सादगी से समानता का भाव प्रकट होता था। पोशाक और खूबसूरती के पैमाने। सम्चुअरी कानूनों के खात्मे का ये मतलब कतई नहीं था कि यूरोपीय देशों में हर कोई एक जैसी पोशाक पहनने लगा हो। फ्रांसीसी क्रांति ने समता का सवाल उठाया था और कुलीन विशेषाधिकारों और उनके समर्थन देने वाले कानूनों की इति कर दी थी, लेकिन सामाजिक तबकों के बीच अंतर बदस्तूर कायम रहा। जाहिर है कि गरीब न तो अमीरों जैसे कपड़े पहन सकते थे, न ही वैसा खाना खा सकते थे। फर्क ये था कि अगर वे ऐसा करना चाहते तो अब कानून बीच में नहीं आने वाला था। इस तरह अमीर गरीब की परिभाषा, उनकी वेशभूषा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई और अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी वेशभूषा विकसित की, जिसमें खूबसूरती, बदसूरती, उचित अनुचित, शालीनता व फूहड़पन के विचार व मानक अलग अलग थे। पहनावे की शैलियों का फर्क मर्दों और औरतों के बीच भी था। विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, खिदमती, सुशील व दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। आदर्श नारी वही थी जो दुख दर्द सह सके। जहां मर्दों से धीर गंभीर, बलवान, आजाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी, वहीं औरतों को शूद्र, छुई मुई, निष्क्रिय व दब्बू माना जाता था। पहनावे के रस्मों रिवाज में भी ये अंतर झलकता था। छुटपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़ों स्टेज में कसकर बांधा जाता था। मकसद ये था कि उनके जिस्म का फैलाव ना हो, उनका बदन इकहरा रहे। थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपके कॉर्सेट पहनने होते थे। टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकर्षक, शालीन व सौम्य समझा जाता था। इस तरह विक्टोरियाई महिलाओं की अबला, दब्बू छवि बनाने में पोशाक ने अहम भूमिका निभाई। महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया?
आदर्श नारी की इस परिभाषा को बहुत सारी महिलाएं मानती थी। ये संस्कार उनके माहौल में, उस हवा में जहां वे सांस लेती, वो साहित्य जो वे पढ़ती और घर व स्कूल में जो उन्हें शिक्षा दी जाती थी, सर्वव्याप्त था। बचपन से ही उन्हें घुट्टी पिला दी जाती थी कि पतली कमर रखना उनका नारी सुलभ कर्तव्य है। सहनशीलता स्त्रीत्व का जरूरी गुण है। आकर्षक व स्त्रियोचित दिखने के लिए उनका कॉर्सेट पहनना आवश्यक था। इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मानी जाती थी। लेकिन इन मूल्यों को सभी औरतों ने स्वीकार नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान विचार भी बदलने लगे। इंग्लैंड में 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सरफेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम भी चल पड़ी। महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास व कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और विरूपताएं आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इनसे रक्त प्रवाह भी अवरुद्ध होता है, मांसपेशियां अविकसित रह जाती हैं और रीढ़ भी झुक जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं आमतौर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं। बताती हैं कि शरीर निढाल रहता है, जब तब बेहोश हो जाया करती हैं। अमेरिका में भी पूर्वी तट के गोरे प्रवासी बाशिंदों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया। कहा गया कि लंबे स्कर्ट फर्श बुहारते चलते हैं, अपने साथ साथ कूड़ा बटोरते हुए चलते हैं, जो बीमारी का कारण है। फिर स्कर्ट इतने विशाल होते थे कि संभलते ही नहीं थे और चलने में परेशानी होने के कारण औरतों का काम करके जीविका कमाना मुहाल था। वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा कहा गया। कपड़े अगर आरामदेह हो तो औरतें काम धंधा कर सकती हैं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। राष्ट्रीय महिला मताधिकार सभा ने श्रीमती स्टैंटन के नेतृत्व में और लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभा ने 1870 के दशक में पोशाक सुधार के लिए मुहिम चलाई। उनका कहना था, कपड़ों को सरल बनाओ, स्कर्ट छोटी करो और कॉर्सेट का त्याग करो। इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चल पड़ी। सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने में सुधारक फौरन कामयाब नहीं हुए। उन्हें उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ा। दकियानूस तबकों ने हर जगह परिवर्तन का विरोध किया। उनका प्रलाप ये होता था कि पारंपरिक शैली के परिधान छोड़ देने से महिलाओं की खूबसूरती तो जाती ही रही थी, उनका जनानापन और उनकी शालीनता भी गायब हो गई थी। इन लगातार हमलों से त्रस्त होकर कई महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिए और एक बार फिर पारंपरिक पोशाक पहनने लगी। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। कई तरह के दबावों में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी बदलाव आए। नए वक्त के साथ नए मूल्य चलन में आए। ये नए मूल्य क्या थे और बदलाव का दबाव कैसे बना? ब्रिटेन में नई सामग्री व नई प्रौद्योगिकी ने इस परिवर्तन को संभव बनाया। 2 विश्व युद्धों व महिलाओं की कार्यस्थिति में आए परिवर्तन के चलते भी कुछ और बदलाव हुए। आइए थोड़ा पीछे चलकर देखें कि ये परिवर्तन क्या थे। नई सामग्री। 17वीं सदी के पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लैक्स, लिनेन या ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता था। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती व रखरखाव में आसान भारतीय छींट कई यूरोपियों के घरों और अलमारियों का हिस्सा बन गई। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके दौरान 19वीं सदी में ब्रिटेन ने सूती कपड़ों का थोक उत्पादन और भारत सहित कई देशों में निर्यात करना शुरू किया। यूरोप के बहुत बड़े तबके के लिए सूती वस्त्र अब आसानी से उपलब्ध हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े और ज्यादा सस्ते तथा साफ कर पहनने में आसान हो गए। महिला पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देने वाले भारी भरकम व उलझाऊ अंतर वस्त्रों को 1870 के दशक तक धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के, छोटे और पतले होने लगे, लेकिन फिर भी 1914 तक तो कपड़े एड़ी तक के ही होते थे और ये लंबाई 13वीं सदी से बदस्तूर चली आ रही थी। लेकिन अगले साल 1915 में ही स्कर्ट का पायचा उठाकर अचानक पिंडलियों तक सरक आया। ये सब एकाएक कैसे हुआ? महायुद्ध। महिला प्रधान में कई बदलाव तो विश्व युद्धों के कारण हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनने छोड़ दिए। उच्च वर्ग की महिलाएं अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगी, जिससे सामाजिक सीमाएं भी टूटी और महिलाएं एक सी दिखने लगी। पहले विश्व युद्ध के दौरान कपड़ों के छोटे होने के निहायत व्यवहारिक कारण थे। ब्रिटेन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्रियों में काम कर रही थी। वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थी। बाद
में इस वर्दी ने ओवरऑल के साथ टोपी का रूप ले लिया। जंग के लंबा खिंचने के साथ साथ चटक रंग गायब होने लगे, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए। स्कर्ट तो छोटे हुए ही, ट्राउजर भी जल्द ही पाश्चात्य महिला की पोशाक का अहम हिस्सा बन गया। इससे उन्हें चलने फिरने की बेहतर आज़ादी हासिल हुई और सबसे ज़रूरी बात, सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिए। 20वीं सदी आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय हो गई। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया गया और तड़क भड़क को हतोत्साहित किया गया। लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक व खेलों का प्रवेश हुआ। खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जिससे उनकी गति में बाधा न पड़े। उसी तरह काम हेतु बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की जरूरत थी। इस तरह आपने गौर किया होगा कि पहनावे का इतिहास समाज के बृहत्तर इतिहास से नथा गुथा है। हमने ये भी देखा कि पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा कैसे समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये भी साफ हो गया होगा कि किस तरह सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले और टेक्नोलॉजी व अर्थव्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव ने लोगों को परिवर्तन की जरूरत का एहसास कराया। औपनिवेशिक भारत में बदलाव। इस दौर में भारत में क्या हो रहा था? औपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तरफ तो इसके पीछे पश्चिमी ड्रेस शैली और मिशनरियों के काम का असर था, तो दूसरी तरफ भारतीयों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी जो देसी परंपरा व संस्कृति में रचा बसा हो। कपड़ा और पहनावा दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। 19वीं सदी में हुए बदलावों पर एक उड़ती नजर डालें तो 20वीं सदी के परिवर्तन की बेहतर समझ बन पाएगी। जब 19वीं सदी में पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया 3 तरह की थी। एक, बहुत से लोग खासकर मर्द पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपनाने लगे। पश्चिमी फैशन के कपड़े अपनाने वालों में पहला नंबर पश्चिमी भारत के अमीर पारसियों का था। बैगी ट्राउजर और फेंटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाते थे और जेंटलमैन दिखने में कोई कसर न रह जाए इसलिए हाथ में एक छड़ी भी ले ली जाती थी। इस समूह के लोगों के लिए पश्चिमी परिधान आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था। पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज के कुछ वर्ग में भी था जिन्होंने इसे अपना लिया था। उनके लिए ये मुक्ति का प्रतीक था। यहाँ भी औरतों से ज्यादा मर्दों ने ये चलन अपनाया। 2, कुछ लोगों का निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति से पारंपरिक सांस्कृतिक अस्मिता का नाश हो जाएगा। उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा था। यहाँ छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उसका माखौल उड़ाया गया है। 3, कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसे ढूंढा कि बगैर अपनी भारतीय पोशाक छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 19वीं सदी के आखिर हिस्से में कई बंगाली अफसरों ने घर के बाहर काम के लिए पश्चिमी शैली के वस्त्र खरीदने शुरू कर दिए और घर आते ही वे आरामदेह हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। 20वीं सदी के मानव शास्त्री वेरियर एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिसकर्मी ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते और घर तक सिर्फ ट्यूनिक व अंतर्वस्त्र में ही पैदल जाते। बाहरी और अंदरूनी दुनिया का ये अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं। कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देशी पोशाक को एक साथ पहनकर उधेड़-बुन से राहत पाई। लेकिन हम देखेंगे कि वेशभूषा में बदलाव के इस इतिहास में काफी उठापटक है। जाति संघर्ष और पोशाक परिवर्तन। हालांकि भारत में यूरोपीय किस्म के सम्चुअरी कानून नहीं थे, लेकिन यहाँ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन की अपनी सख्त सामाजिक संहिताएं थी। प्रभुत्वशाली जाति व अधीनस्थ जाति के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये जाति प्रथा द्वारा तय था और इन आचार संहिताओं के पीछे कानून की ताकत थी। इसलिए जब भी पहनावे में बदलाव से इन आचारों का उल्लंघन हुआ, हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई। मई 1822 में दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने शनार जाति की महिलाओं पर हमला किया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। आगे के दशकों में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टकराव होते रहे। शनार, जिन्हें बाद में नाडर नाम से जाना गया, समुदाय के बहुत से लोग अधीनस्थ जाति के माने जाते थे। यही कारण है कि उन्हें छतरी लेकर चलने, जूते या सोने के गहने पहनने की मनाही थी। स्थानीय रिवाज था कि क्या मर्द क्या औरत, प्रभुत्वशाली जाति वालों के सामने ऊपरी शरीर कोई नहीं ढकेगा।
ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरित शनार महिलाओं ने 1820 के दशक में सिले हुए ब्लाउजों और कपड़ों से प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह अपना तन ढकना शुरू कर दिया। अय्या बैकुंठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही नायर जाति के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमले करके उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गईं। ऐसा इसलिए भी हुआ चूंकि शनार इस समय प्रभुत्वशाली जाति की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे। शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने 1829 में घोषणा करवाई कि शनार औरतें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने से बचें, लेकिन इसके बावजूद शनार ईसाई, यहाँ तक कि शनार हिंदू महिलाओं ने अंगिया, ब्लाउज जैसे ऊपरी वस्त्रों को अंगीकार करना जारी रखा। त्रावणकोर में 1855 में दास प्रथा की समाप्ति से प्रभुत्वशाली जाति वाले और कुंठित हुए। उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण टूट रहा है। अक्टूबर 1859 में जब एक दिन बाजार में शनार महिलाओं पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए तो दंगा भड़क उठा। घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया। आखिर में सरकार ने एक और घोषणा जारी की जिसके तहत शनार महिलाओं, चाहे हिंदू हो या ईसाई, को जैकेट आदि से ऊपरी शरीर को मर्जी मुताबिक ढकने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे ऊंची जाति की महिलाएं ढकती थी। ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं, भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवैये के प्रति क्या रुख रहा। अलग अलग संस्कृतियों में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। इससे कई मौक़ों पर गलतफहमी पैदा होती है, टकराव होते हैं। पहनाव में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलाव इसी टकराव का नतीजा थे। जरा पगड़ी और टोप यानी कि हैट को ही ले ले। जब शुरू में यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों की थी, जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ वालों की। सिर पर धारण की जाने वाली ये दो चीजें न केवल देखने में भिन्न थीं, बल्कि उनके मायने भी जुदा जुदा थे। भारत में पगड़ी धूप व गर्मी से तो बचाव करती ही थी, सम्मान का प्रतीक थी जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था। पश्चिमी रिवाज तो ये था कि जिन्हें आदर देना हो सिर्फ उनके सामने हैट उतारा जाए। इस सांस्कृतिक भिन्नता से गलतफहमी पैदा हुई। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते न पाते तो अपमानित महसूस करते। दूसरी तरफ बहुतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी पहनते। इसी तरह टकराव जूतों को लेकर हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं व नवाबों के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे। कुछ एक अंग्रेजी अधिकारी भारतीय वेशभूषा भी धारण करते थे, लेकिन 1830 में सरकारी समारोहों पर उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया गया। ताकि गोरे मालिकों की सांस्कृतिक नाक ऊंची बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों से उम्मीद की जाती थी कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर भारतीय परिधान में ही जाएं। सन 1824 से 1828 के बीच गवर्नर जनरल एमहर्स्ट इस बात पर अड़ा रहा कि उसके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पांव आएं, लेकिन इस जिद को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, पादुका सम्मान की ये रस्म सख्त हो गई और अब भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्था में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे। हाँ, यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को इससे छूट अवश्य मिली हुई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय इस नियम से महसूस करने लगे थे। पादुका सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना 1862 में सूरत की अदालत में घटी। सूरत की फौजदारी अदालत में असेसर यानी लगान आंकने वाले के ओहदे पर कार्यरत मनोकजी कोवासजी एंटी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। जज जिद किए रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे, लेकिन मनोकजी भी अड़े रहे। तब अदालत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने विरोध जताते हुए बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा। अंग्रेजों का कहना था चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं, तो वे अदालत में भी वैसा क्यों न करें। इस पर जो बहस चली उनमें भारतीयों ने कहा कि पवित्र जगहों या घर की बात दूसरी है। पहली बात तो ये कि बाहर धूल और गंदगी होती है जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुथरी जगहों तक चली जाएगी, जहाँ लोग अक्सर जमीन पर ही बैठते लेटते हैं। दूसरी बात, चमड़े का जूता तो वैसे ही अशुद्ध होता है, लेकिन अदालत जैसी सार्वजनिक जगह आखिर घर तो है नहीं। इन सब के बावजूद अदालत में जूतों के प्रवेश की इजाजत मिलने में बरसों लग गए। राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन
19वीं सदी के अंत तक भारत में चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे मारने लगी और भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट गए। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रगान रच रहे थे। राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को लेकर भी बहस छिड़ी। राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान को प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। हिंदुस्तान के कई भागों में ऊंची जाति व वर्ग के स्त्री पुरुषों ने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने 1870 के दशक से ही हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर की राय थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधान का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानी पोशाक का मेल होना चाहिए। इस तरह बटनदार लंबा कोट यानी चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। इसी तर्ज पर अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा से प्रेरणा ली गई। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदानंदिनी देवी 1870 के दशक में बंबई से कलकत्ते लौटकर आईं। उन्होंने पारसी शैली की साड़ी अपनाई, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर ब्रूच से गुथा होता था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थी। इसको फौरन ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी अपना लिया। तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा। ये शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में चल पड़ी। लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की ये कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई। आज भी गुजरात, कोडागू, केरल और असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती हैं। स्वदेशी आंदोलन। आपने 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। क्या थी ये राजनीति? आपको पता है कि अंग्रेज जब पहले पहल व्यापार करने आए तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। 17वीं सदी में पूरे विश्व के उत्पाद का 1/4 भारत में बनता था। 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में 10 लाख बुनकर थे। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया। कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही बदल गई विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हैसियत। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को 2 फायदे हुए। भारतीय किसानों को नील जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहाँ बने मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। नतीजा ये हुआ कि मांग के अभाव में भारत के बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए और मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे सूती वस्त्र के केंद्रों का पतन हो गया। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और उनकी जगह खुरदरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। ये बदलाव कैसे आया? ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। पहले तो लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह की विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें और माचिस और सिगरेट जैसी चीजों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं। जन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे औपनिवेशिक राज का खात्मा करके दम लेंगे। खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। महिलाओं से अनुरोध किया गया कि रेशमी कपड़े व कांच की चूड़ियों को फेंक दें और शंख की चूड़ियां पहने। हथकरघे पर बने मोटे कपड़े को लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए, कविताएं रची गईं। पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज्यादा भाई, क्योंकि साधनहीन गरीबों के लिए नई चीजें खरीद पाना मुश्किल था। करीब 15 साल के बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग राष्ट्रहित में एक साथ आ जुटे थे, लेकिन बाजारों में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना लगभग असंभव था। इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजुर्बे ने महात्मा गांधी को ये सीख अवश्य दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़े की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग। महात्मा गांधी की सर्वपरिचित छवि वो है जिसमें वो खुले बदन, छोटी धोती पहने चरखा कात रहे हैं। चरखा कातने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। आत्मनिर्भरता के इन प्रतीकों में ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी प्रतिबिंबित था। महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोगों में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैये का सार छुपा हुआ है। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीज के साथ धोती या पायजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी। 19 साल की उम्र में 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली और बाकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा।
भले ही एक पगड़ी और डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही रहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला कि असूटित रहना एक तरह की राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुंडाकर उन्होंने अपना सार्वजनिक शोक जाहिर किया। भारत वापसी पर 1915 में वो कठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की, जिसे वे आजीवन पहनते रहे। साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी तो त्याग ही दूं और सिर्फ धोती से काम चलाऊं और देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है, यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहता जो खुद नहीं कर सकता। तब तक उन्होंने ये तय नहीं किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि वो 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे। लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबों के प्रति निष्ठा का भाव दिखा और उन्होंने कभी कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनतम भारतीय का पहनावा अपनाया। सफेद और खुरदरी खादी उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी। इसे पहनना राष्ट्रभक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मिल उत्पादित कपड़ों का विरोध भी। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए तो बिना कमीज के वही छोटी धोती पहने हुए। जब बकिंघम पैलेस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने भी धोती में ही पधारे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो उन्होंने मजाक मजाक में ही जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन तो रखे हैं। खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति धर्म आदि के भेद मिट जाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना क्या सबके लिए आसान था? क्या इस तरह की एकता मुमकिन थी? बहुत सारे लोग उनके जैसा इकहरा किसानी वस्त्र नहीं अपना सकते थे, सब चाहते भी नहीं थे। आइए देखें कि गांधी के आह्वान पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। इलाहाबाद के सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुरदुरे कपड़े की न होकर बारीक कपड़े से बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों से वंचित तबकों का पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित 1910 के दशक में सार्वजनिक मौकों पर जूते मोजे और 3 पीस सूट पहनने लगे, जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा, 1 साल पहले मैंने आपको हर किसी के खादी पहनने के गंभीर जरूरत पर बोलते हुए सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूँ और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफेद हाथ से बुने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन व डिजाइनर साड़ियां पहनती थीं।